हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी सेमेस्टर 1 BSOC 101 में खंड 1 में इकाई 1, जिसमें हम समाज शास्त्रीय चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आपके लिए समाज शास्त्रीय चिंतन में समाज शास्त्र और अन्य अनुशासन और यह वैज्ञानिक क्यों है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं समाज शास्त्रीय चिंतन में समाज शास्त्र और अन्य अनुशासन और यह वैज्ञानिक क्यों है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम व्यवहारिकता और नौकरशाही लोकाचार के प्रकार यानी मिल्स की जो थ्योरी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान में मुख्य समस्या एक वस्तुनिष्ठता का परिप्रेक्ष्य है। अध्ययन के लिए एक सामाजिक समस्या का चयन वह है जिसमें चुनाव स्वयं एक पक्षपात के अधीन हो सकता है। एक व्यक्ति को जो महत्वपूर्ण लगता है हो सकता है वह दूसरे व्यक्ति के लिए उतना महत्व नहीं रखता हो। यही कारण था कि उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत लिंग पक्षपात और पक्षपात के अन्य प्रकारों के विषय में बात करना आरंभ करता है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि विश्लेषक के आंतरिक मूल्यों के आधार पर किसी समस्या से संपर्क करने का तरीका भिन्न भिन्न हो सकता है, और जैसा कि अक्सर प्रदर्शित किया जाता रहा है, विश्लेषण स्वयं पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं होता है। अध्ययन किए जाने के लिए सामाजिक मुद्दे वास्तव में केवल तब तक ही उचित होंगे जब उनका अध्ययन बिना किसी मूल्यों के टकराव के किया जाए। एक ऐसी स्थिति जिसे हासिल करना लगभग असंभव है, क्योंकि अधिकांश लोग अनजाने में ही पक्षपात को ढोते हैं जिनके बारे में वे स्वयं भी नहीं जानते होंगे। समस्याओं के समाधान के बजाय किसी व्यक्ति को बौद्धिक शक्ति के क्षेत्र में ढकेला जा सकता है। जैसा कि ह्यूम ने प्रसिद्ध टिप्पणी की थी कि हम इस बात का निर्णय नहीं ले सकते हैं कि हम जिस पर विश्वास करते हैं उससे कैसा व्यवहार करें, और ना ही हम इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि अन्य लोगों को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। जैसा कि हम व्यवहार करते हैं, विचारों की बहुलता को स्वीकार करने और खुलेपन को समाज शास्त्रीय सोच के एक पहलू के रूप में भी देखा जा सकता है। सामाजिक वैज्ञानिक उनके संदर्भ में दिए गए ढांचे के भीतर काम करता है, समाज को उसी के रूप में स्वीकार करते हुए जैसा वो है। सामाजिक वैज्ञानिक भी समाज के एक अन्य सदस्य होता है और ऐसे मानदंडों और मूल्यों के समुच्चय के रूप में सामाजिकृत किया जाता है जिससे ऊपर उठाना मुश्किल हो जाता है, परंतु उसे पहचानना संभव हो सकता है। यह केवल इन्हीं निहित मूल्यों को पहचानने से है और कोई उनसे पार पाने की उम्मीद नहीं कर सकता है। लिंग पक्षपात एक स्पष्ट उदाहरण है। इन तीनों अध्ययन ज्यादातर सत्ता धारकों और उन लोगों को खुश करने के लिए किया जाता है जो अनुसंधान को चलाने के लिए संसाधनों को नियंत्रित करते हैं, जैसे सैन्य, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बड़े निगमों और जेल के संचालन के लिए। और इस तरह के अनुसंधान के लिए बाजार भी बढ़ रहे हैं। वैचारिक कारणों से भी यह शोध किया जाता है कि जैसे किसी विशेष राजनीतिक दृष्टिकोण को साबित करना या उसे अस्वीकार करना, उदाहरण के लिए नारीवाद या पर्यावरणवाद को भी लिया जा सकता है। इस प्रकार सामाजिक वैज्ञानिक को कार्य के राजनीतिक अर्थों के बारे में पता होना आवश्यक है। यहाँ वैचारिक तर्कसंगता के लिए एक स्पष्ट मांग है कि क्योंकि नए संस्थान आते रहे हैं और पुराने संस्थान ने अपनी व्यापारिक शक्ति खो दी है, सामाजिक वैज्ञानिक यदि अनजाने में नौकरशाही व्यवस्था के लिए काम कर रहा है तो ताकि वैचारिक तर्कसंगता को कायम रखा जा सके। दोनों प्रकार अंततः संस्थानों को पूरी तरह से वैध बनाने के लिए ही बनाए गए हैं। सामाजिक विज्ञानों के राजनीतिक अर्थों और प्रशासनिक उपयोगों ने एक बदलाव देखा है और जोड़ तोड़ की नई पद्धतियों द्वारा इसे सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिसे नौकरशाही सामाजिक विज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है। इस तरह के शोध कार्य में धन प्रदान करना शामिल हो सकता है और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, केवल उस चीज को साबित करने के लिए जो वित्त पोषक संस्था या एजेंसी को विशेषाधिकार प्रदान करती है। उदाहरण के लिए बांध बनाने पर एक राज्य निर्णय लेता है, वह
इस पर साबित करने के लिए अनुसंधान प्रायोजित कर सकता है कि बांध का पर्यावरण पर बहुत कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान का उपयोग एक विशेष लाभदायक उद्यम को वैध बनाने के लिए एक राजनीतिक और आर्थिक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। प्रायोगिक समाजशास्त्री केवल इस बात से चिंतित है कि कौन से विशिष्ट ग्राहक जानना चाहते हैं कि यह सार्वजनिक विशिष्ट में बदलाव है। इस प्रकार अमूर्त अनुभवजन्य अनुसंधान का उपयोग काम में लाया जा सकता है यदि यह एक संस्था के अधीन हो और जिसके पास इसे संसाधित करने के लिए धन है। जैसे ही कार्य आगे बढ़ेगा, श्रम विभाजन पर निगमित नियंत्रण होगा। लोगों का एक विशाल समूह इसमें शामिल है, बौद्धिक प्रशासक से लेकर शोध प्रवर्तक एवं युवा नए सदस्य तक। इस प्रकार सत्ता वाले संस्थान समाजशास्त्रियों के बिना किसी दार्शनिक आधार उपकरणों और तकनीकों के साथ अनुसंधान करने के लिए प्रशिक्षित कर सके ताकि नीतिपरक और नैतिक मूल्यांकन बनाया जा सके। समाजशास्त्रीय कल्पना से वंचित होने के साथ यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रश्नवाचक नीतियों की आवश्यकता हो। मुद्दा यह है कि सामाजिक विज्ञान एक सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार उद्यम है, होना भी चाहिए। लंबे समय से इसकी सारी संभावनाएं प्रतिबंधित थी। यहाँ यह संभावना है कि शोधकर्ता ने नौकरशाही व्यवस्था में काम करते समय अपनी व्यक्तिगतता खो दी हो। अकादमिक गुट की भूमिका कार्यों का परिचय देती है और आलोचकों की अधिकता को भी बनाए रखती है। प्रतिष्ठा उन समूहों की मदद से बनाई जाती है जो सामाजिक दायरे में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं, इसलिए गुट रणनीति निर्धारित करते हैं। नौकरशाही उद्देश्यों की वृद्धि के लिए सामाजिक वैज्ञानिक का उपयोग ने अनुसंधान, अनुशासन, बौद्धिक और दार्शनिक दायरे को सीमित कर दिया है। नियंत्रण जो नौकरशाही पद्धति निश्चित रूप से किसी भी चीज पर जो सोची जा सकती है के मूल्यों पर विचार रखती है, जो इतिहास के नियंत्रण में योगदान भी देता है। भाषा का उपयोग पर भी अंकुश लगाया गया है और उसे निर्धारित किया गया है। इस प्रकार समाजशास्त्रीय अनुसंधान पर नौकरशाही का नियंत्रण बौद्धिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय के विरुद्ध भी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने समाजशास्त्रीय चिंतन में समाजशास्त्र और अन्य अनुशासन और यह वैज्ञानिक क्यों है के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।